कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। समाजवादी पार्टी के आंगन में अखिलेश यादव के फैसले के खिलाफ अचानक से बगावत कैसे हो गई, और बगावत भी बड़े स्तर पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा चेहरा, मौर्य कुछ समय पहले तक अखिलेश यादव के चहेते थे और माना जाता था कि मौर्य जो भी अंट शंट बोल रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धार्मिक परंपराओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, राम मंदिर के बारे में, वो सब अखिलेश यादव ही उनसे बुलवा रहे। अब वही मौर्य अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव तीनों के खिलाफ खड़े हो गए। बोले जी समाजवादी पार्टी का जनाधार तो मैंने बढ़ाया, वरना ये तो 45 विधायकों की पार्टी थी, ये 125 तो मैंने किए। और सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि अगर रामगोपाल यादव महामंत्री हैं, महासचिव है, शिवपाल महासचिव है, तो हम भी महासचिव, हैसियत बराबर की होगी, कम कैसे हो जाएगी? और ये कह के उन्होंने महासचिव का पद छोड़ दिया। अब स्यापा हो गया। राम गोविंद चौधरी चिट्ठी लिख रहे हैं अखिलेश जी को कि ना मौर्य जी का इस्तीफा स्वीकार न करना, आप मौर्य जी कीमती हैं। और एक और मजे की बात, मौर्य कई तरफ गुलेल चला रहे हैं, एक तरफ नहीं। मौर्य भी पुराने खिलाड़ी हैं। मौर्य ने कहा कि छुटभइये नेता सपा के मेरे हर बयान को मेरा निजी बयान बता देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किन किन लोगों ने मौर्य जी के बयान को निजी बयान बताया है। डिंपल यादव जी ने कई अवसरों पर कहा कि मौर्य जी ने जो कहा है वो पार्टी की लाइन नहीं है, ये उनका निजी विचार है। शिवपाल जी ने कई बार कहा कि ये उनका निजी विचार है। राम गोपाल जी ने कई अवसरों पर कहा कि मौर्य जो कह रहे हैं ये उनका विचार है, पार्टी का नहीं। अब क्या स्वामी प्रसाद मौर्य डिंपल जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी को छुटभैया नेता बता रहे हैं? और अगर ये छुटभैया तो फिर बड़ा भैया कौन सपा में? यही सब तो मिला के सपा है। और ऐसा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई नींद में बोल रहे हैं, उनको नींद में बोलने की तो बीमारी है नहीं, वो तो जागृत अवस्था में होशो हवास में बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो बोले ही चले जा रहे हैं। और दूसरा, आक्रमण कहिए, चुनौती कहिए, बगावत कहिए, वो आई है पल्लवी पटेल की ओर से। पल्लवी पटेल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हरा के विधायक बनी। पल्लवी पटेल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सोनेलाल पटेल की बिटिया हैं, कृष्णा पटेल की बिटिया हैं। उन्होंने पीडीए के नाम पर मोर्चा खोल दिया, कहा कि भाई अगर बच्चन और रंजन को लोग राज्यसभा भेजा जाएगा तो मैं इस फैसले के खिलाफ हूं, इस फैसले की निंदा करती हूं। और इतना ही नहीं, जैसे गुलेल मौर्य ने चलाई वैसी गुलेल पल्लवी पटेल भी चला रही हैं। वो कह रही हैं समाजवादी पार्टी की लीडरशिप अहम और वहम का शिकार हो गई है। अहम ईगो और वहम इल्यूजन, भ्रम का शिकार हो गई है। अब लीडरशिप तो अखिलेश यादव ही हैं, और कौन है? ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव की पार्टी फंस गई। अखिलेश यादव की लीडरशिप को उस वक्त चुनौती मिल रही है जब लोकसभा चुनाव सर पर है, और उस वक्त चुनौती पीडीए के नाम पर मिल रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, इसके नाम पर।
और यही वो सबसे बड़ा कीमती मुद्दा था अखिलेश यादव की जेब में, जिसमें वो सोचते थे कि इसके जरिए हम जग जीत लेंगे, चुनाव जीत लेंगे। वो बार बार कहते थे पीडीए लड़ेगा, पीडीए जीतेगा। अब मौर्य और पल्लवी इसी अखिलेश यादव को पीडीए के ही नाम पर घेरने पे आमादा हो गए। ऐसा लग रहा है कि मानो वो इस धारा को ही पलटना चाहते हैं, अखिलेश यादव के इस अभियान की धार ही कुंद कर देना चाहते हैं, अखिलेश यादव को खुद कटघरे में खड़ा करके। लो कर लो बात। वो कह रहे हैं तो बच्चन और रंजन की पार्टी है, पल्लवी कह रही इसका पीडीए से क्या मतलब। पीडीए की हकमारी हो रही है, हकमारी पल्लवी पटेल के शब्द हैं। अब सपाई समझ नहीं पा रहे कि मौर्य जी को की निंदा करें या अभी थोड़ा और इंतजार करें। क्या स्थिति बनेगी, पल्लवी पटेल के खिलाफ कितनी दूरी तक जाना है, कितनी दूरी तक नहीं जाना है। सपा के नेता भी असमंजस में है। इस असमंजस से पार्टी कैसे उभरेगी, देखने वाली बात होगी। चुनाव सर पर है, इसलिए मैं कहता हूं बड़ी कठिन है डगरपन घट की। हमारे साथियों ने इसी संदर्भ पर, इसी सारे प्रकरण पर एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराऊं, फिर बहस में चलूं और ये डिकोड करने की कोशिश करूं कि मौर्य और पल्लवी पटेल के पीछे क्या कोई है या ये इनकी अपनी प्रेरणा है अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की, या इसके पीछे कोई डिजाइन है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका बयान निजी हो जाता है और दूसरे भी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में हैं जिनका बयान पार्टी का हो जाता है, इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए, तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतित नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। सपा मुखिया अखिलेश यादव जिस पीडीए वाले प्लान के जरिए 24 के लोकसभा का इम्तिहान पास करने का इरादा जता रहे हैं, अब उनके उसी पीडीए में दरार पड़ती दिख रही है, क्योंकि दलित चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दुखी मन से महासचिव पद से त्याग दे दिया। इस्तीफे वाली इस चिट्ठी में मौर्य ने विचारधारा से भटकने और पार्टी में भेदभाव सरीखे आरोप लगाए हैं। और तो और जनाधार बढ़ाने और सपा को 111 सीटों तक पहुंचाने का श्रेय भी लेना नहीं भूले मौर्य। इस्तीफा का कारण मेरे इस्तीफे के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उसमें की एक एक पंक्ति अपने आप मेरे दर्द को बयां करती है। दुख तब होता है जब पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग ये कह करके कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, उस अभियान की हवा निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ताजुब हुआ, एक राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका बयान निजी हो जाता है और दूसरे भी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में हैं जिनका बयान पार्टी का हो जाता है, कि कैसे राष्ट्रीय महासचिव का पद है जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में भी भेद करता है। इधर मौर्य के महासचिव पद छोड़ने की खबर कुछ दूर तक ही पहुंची थी कि समाजवादी पार्टी को दूसरा एक और बड़ा झटका अपना दल कमेरावादी नेता सिराथू सीट से बीजेपी के केशव मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल ने दे दिया। पल्लवी पटेल ने भी पीडीए की परिभाषा का मतलब बताते हुए कहा, मैं तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समझती हूँ, लेकिन मदांध लोग इसे बच्चन और रंजन बना रहे हैं। मैं बच्चन और रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूंगी। यानी पीडीए में पिछड़ा चेहरा पल्लवी भी नाराज हो गई। देखिए, मैं प्रतिबद्ध हूँ इस बात को लेकर के कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और मेरी समझ ये कहती है पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज। तो ये जो उम्मीदवार है इसमें पीडीए कहाँ है? मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए, तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतित नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। रामचरितमानस से लेकर राम मंदिर तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सपा आलाकमान को भी परेशान करते रहे हैं। इस नुकसान से बचने के लिए अखिलेश यादव कुछ अलग अंदाज में भी नजर आ रहे हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर के बाद अखिलेश यादव भी इटावा में भव्य और दिव्य केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। वहीं सपा के ऑफिस में शालिग्राम पूजा भी रखी गई।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा दिया है, उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। अब मौर्य और पल्लवी की नाराजगी के कारणों में वैसे तो जितने मुंह उतनी बात है, लेकिन रार और रण राज्यसभा का अहम बताया जा रहा है। पल्लवी जहां अपनी माताजी के लिए सीट मांग रही थी, वहीं मौर्य के लिए कहा जा रहा है कि वो तलाक हो चुके दामाद को टिकट देने से तो नाराज थे ही, अब अपने या बेटी के लिए राज्यसभा की सीट मांग रहे थे। बहरहाल कुल मिलाकर 9 विधायकों वाली रालोद ने पहले ही उनका साथ छोड़ दिया है। वहीं मौर्य भी तेवर दिखा रहे। घमासान पल्लवी पटेल के वोट न देने के ऐलान से मचा है, क्योंकि 2 विधायक जहां जेल में हैं, वहीं पल्लवी के वोट न देने पर तीसरा उम्मीदवार की उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि सपा में मचा पीडीए पर घमासान, अखिलेश यादव का बड़ा है इम्तिहान। बताइए कितनी कड़वी बात। स्वामी मौर्य कह रहे हैं कि छुटभैया नेता सपा के, हमारा बयान निजी बता देते। बताइए शिवपाल जी, राम गोपाल जी, डिम्पल जी ने ऐसा कहा कि ये मौर्य का निजी बयान है, अब उनको वो छुटभैया कह रहे, या वो स्थिति चाह रहे हैं जो शिवपाल जी, राम गोपाल जी की है सपा में। वो कह रहे वो भी राष्ट्रीय महासचिव, मैं भी राष्ट्रीय महासचिव, उनकी चवन्नी चलेगी मेरी नहीं चलेगी तो कैसे रह गए। और पल्लवी पटेल कह रहे हैं मदांध लोग बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं, ये मंजूर नहीं। इतना तीखा शब्द दबाण अखिलेश यादव की लीडरशिप पर शायद ही कभी उठा हो, चला हो। मेहमानों से परिचय करा दे, आलोक वर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। आलोक वर्मा का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी सुभपा के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। और नावेद शिकोह राजनीतिक विश्लेषक, लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद जी, ये तो मामला बहुत ही गंभीर हो गया। ऐसी तीखी बातें तो शायद ही कभी बोली गई हो। मौर्य ने गुलेल में कंकड़ फंसा के सबके मारा, कोई छोड़ा नहीं। और पल्लवी पटेल तो ललकार ही रही है। 50-60 दिन बचे कुल वोट होने में, और उस समय ये परिस्थिति समाजवादी पार्टी में कि अखिलेश यादव के फैसले को सार्वजनिक तौर पर चैलेंज कर दिया गया, और उनके नैरेटिव को उसी वर्ग के 2 बड़े नेताओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा सपा तो पीडीए से अलग हट गई। नावेश को सर, ये आप 2 बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 बड़े नेताओं ही काफी नहीं है। पूरी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके कैडर के लोग हैं, उनमें खलबली मची हुई है अगड़े और पिछड़े को लेकर। इल्जाम यही है कि अखिलेश यादव पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनका अस्तित्व वहीं से है, लेकिन अगड़ों को मलाई चटाते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे टिकट का बंटवारा हो। इससे पहले हालांकि अखिलेश यादव के ऐसे प्रयोग सफल रहे हैं। घोसी का चुनाव अपने आप में एक मिसाल है। घोसी के चुनाव के टाइम ही उन्होंने पीडीए का एक कंसेप्ट रखा था और इस बात को दोहराया था कि पिछड़े और दलित और मुसलमान ये हमारा वोट बैंक है और इन्हीं के लिए हमें काम करना है और इसी से हमें पार्टी चलाना है। और लेकिन उन्होंने क्षत्रिय को टिकट दिया और वो सफल हो गए, उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। अब उन्होंने राज्यसभा में भी ऐसा किया है, मुसलमान अलग नाराज हो गए। दरअसल हुआ क्या कि इंडिया गठबंधन जब बना था उस वक्त अखिलेश यादव की ये तो दूरदर्शिता थी कि वो समझ रहे थे कि ये ढह जाएगा आने वाले वक्त में। उन्होंने एक स्टेपनी तैयार की थी पीडीए की, और उस वक्त जो है दलितों की और पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों का जो उन्होंने कोलाज तैयार किया था, वो एक स्टेपनी तैयार की थी कि जब इंडिया गठबंधन ढह जाएगा उस वक्त हम अपनी स्टेपनी निकाल के अपना सम्मान बचा लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि अब वो स्टेपनी भी पंचर निकली, क्योंकि उनकी नीतियां अखिलेश यादव की जो है पिछड़े वर्ग में, उनके कार्यकर्ताओं में, उस पूरी पार्टी में इस बात की बड़ी टीस है। वर्कर्स में, वर्कर्स के बयान हम लोगों के सामने नहीं आते हैं, बड़े नेताओं के आते हैं। वहां पर पिछड़ों की जो जमात है, जो मुसलमान हैं, जो थोड़े बहुत दलित हैं, वो ये बात बड़े लॉजिकल ढंग से रख रहे हैं और इसके सामने ये राज्यसभा अपनी एक मिसाल है। और 2 बड़े नेताओं की नाराजगी जो है उसने ये साबित कर दिया है कि कोई ताजुब नहीं कि पार्टी टूट जाए और अगड़े और पिछड़ों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ जाए। उस वक्त जब चुनावी प्रचार शुरू होना था, उस वक्त जब
सारी सीटें तय होनी थी, तो एक बड़ी मुसीबत हो गई और बल्ले बल्ले है राम जी जो है मेहरबान है, भारतीय जनता पार्टी पर कोई सामने आने का माहौल ही नहीं बन रहा। ठीक है नावेद भाई। आशीष चतुर्वेदी जी, जब सरकार थी सपा की 12 से 17 तक, तो वो जो घर में संघर्ष हुआ उसको छोड़ दो, उसमें तो खैर बहुत ही तू में हुई थी गंदी। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ अखिलेश यादव के फैसले पर इस कदर बगावत हो जाए, अखिलेश यादव और उनका परिवार कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। स्वामी मौर्य की चिट्ठी पढ़िए, वो कह रहे जैसे महासचिव वो वैसे मैं, उनकी हैसियत हमसे बड़ी कैसे हो गई। अब वो कह रहे 45 विधायकों की पार्टी में इसको 111 तक लाया, और पल्लवी पटेल मधांध बता रही है लीडरशिप को सपा की, और कह रहे इन्हें अहम भी है और बहम भी है। ये पल्लवी पटेल वो हैं जिनको समाजवादी पार्टी कल तक आइकॉनिक फेस बना के घुमा रहा था, नहीं कह रहा था ये पल्लवी जी ने केशव मौर्य को हराया है, यही असली ताकत है हमारी। उन्होंने कह दिया कि आप अहमवादी भी है, बहमवादी भी है, मदांध भी हैं। आशीष जी, ये चुनाव के समय क्या हो गया है? जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है अमिताभ जी, तो हम लोग शुरू से, और आप तो जानते हैं, मैं तो जिस दिन से उनने बोलना शुरू किया उस दिन से मैंने भी बोलना शुरू किया, और मैंने शुरू से माना कि वो गलत बयान दे रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि सबने ही उनसे किनारा कर लिया पार्टी में। तो जैसे उनके बयान थे, न पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो सकता था, न पार्टी उनके साथ खड़ी हो सकती थी। फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं कि न पक्ष ने न विपक्ष ने, यानी न सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ कोई गहन कार्रवाई करी, और न समाजवादी पार्टी ने उनको कोई खास जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो भाग्य के सहारे वो यहाँ आ गए। अब जहां तक उनका सवाल है, उन्होंने कहा कि हमने जो है वो 47 से 111 तक पहुंचाया। तो आपको याद होगा यही बात, राजभर जी जो थे, जो वो भी यही कह रहे थे कि इस पार्टी को 47 से लेके 111 तक मैंने पहुंचाया। तो अभी 2-4 और निकल आएंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को 47 से 111 तक पहुंचाया होगा। ये बात और है कि खुद वो लोग अपना चुनाव नहीं जीत पाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन उन लोगों ने 111 तक समाजवादी को पहुंचा दिया, ये उनका मत। तो ऐसी बातों को मैं तो समझता हूँ, इसमें जो आज 2 खबरें आई हैं उसमें एक खबर जो है वो खुश होने वाली नहीं है, और एक खबर तो खुश होने वाली जरूर है समाजवादी पार्टी के लिए कि इनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया है, और आगे भी जो है। लेकिन आशीष भाई, अभी मुश्किलें और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। राम गोविंद चौधरी ने चिट्ठी लिखी, सुन लो, राम गोविंद चौधरी ने चिट्ठी लिखी अखिलेश यादव को कि ना ना ना, मौर्य का इस्तीफा स्वीकार न करना, मौर्य कीमती है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि इम्तिहान। और मौर्य जी का रुबाब ये देखिए, मतलब किस कदर वो आक्रामक हैं। वो आपके चाचा द्वय, दोनों चाचाओं को प्रकारांतर से क्या कह रहे हैं आप सुन ही रहे हैं। वो कह रहे कुछ चिरकुट नेता जो है पार्टी के, छुटभैया नेता, वो मेरी बात को निजी बयान बताते। अब ये बात तो शिवपाल जी, रामगोपाल जी बोले थे, एक बार डिंपल जी भी बोल रहे हैं जी। सभी छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक सबने कहा है कि इनके निजी बयान हैं, और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। मैंने तो एक मन से कह दी ना आशीष बाबू ना वो कह रहे हैं, वो नहीं, मौर्य जी कभी ऐसा आक्रमण नहीं करते जो सीधा ना हो, वो सीधे कपार फोड़ते हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि वो भी महासचिव है, मैं भी महासचिव हूं, उनकी बात पार्टी की बात, मेरी बात निजी कैसे हो जाएगी? कौन है राष्ट्रीय महासचिव? कार्यकर्ता तो है नहीं कोई भाई, या तो शिवपाल है या रामगोपाल है। नहीं, बात पद की नहीं होती, बात की होती है कि आप बोल क्या रहे हैं। पद से थोड़ी कुछ होता है। आप बातें ऐसी करेंगे तो आप चाहे कुछ भी हो, तो ये आपको हक थोड़ी ना दिया है कि आप जो है सबकी बेइज्जती करें, लोगों पे झूठे इल्जाम लगाएं, गलत बात कहें, लोगों का अपमान करें, देवी देवताओं का अपमान करें, और पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाए। तो आंख पे पट्टी थोड़ी बांध रखी है वो कानून की तरह कि भाई जो कर रहे हो करने ना। ठीक आशीष जी, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, फिर अगले राउंड में आपसे मेरा बेसिक सवाल यही होगा कि जो नैरेटिव अखिलेश यादव ने इतने पिछले 6 महीने में पाल पोस के
घुटनों घुटनों चलने लायक बनाया था, मौर्य और पल्लवी पटेल ने उसी नैरेटिव की हत्या कर दी, वो नैरेटिव ही खत्म कर दिया। बोले हम पीडीए हैं, वो कह रहे ये तो मदांध लोग हैं, ये बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। यलगार होगा, लाओ मेरी तलवार, लो कर लो बात। अब उसके बाद क्या बचा? हो गया कांड, भैंस गई पानी में भैया। खैर राघवेंद्र जी, आपकी पार्टी के मुखिया को भी ये पीडीए सीडीए का बड़ा समाजशास्त्रीय वो है अध्ययन, जातियों के गणित का। क्या स्थिति परिस्थिति समझ में आ रही है अब पीडीए की? देखिए अमिताभ जी, वंचित पिछड़ों की लड़ाई में उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाता, चाहे भगवान राम हो, भगवान बुद्ध हो या कोई भी महापुरुष हो, चाहे जितने भी लोग हमारे आराध्य हैं, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो। हमारा जब देश ही धर्मनिरपेक्ष है तो सबको अपने अपने धर्मों को और अपने अपने देवी देवताओं को मानने का बराबर का अधिकार है। ये समाजवादी लोग हमेशा धर्म की राजनीति किए, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, मथुरा का मामला हो, काशी का मामला, और ये केवल एक चुनावी स्टंट है स्वामी प्रसाद मौर्य का। मुझे लगता है कि अगर वो इस्तीफा में एक लाइन और बढ़ा दिए रहते कि मैं महासचिव के पद के साथ साथ पार्टी के द्वारा जो भीख में एमएलसी पद दिया गया उससे भी इस्तीफा देता हूं, तब शायद एक साधारण कार्यकर्ता बनके ये काम कर पाते। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मानवीय है और मानवीय होके मंच पे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी भी समानता रहेगा, चाहे वो साधारण जो कार्यकर्ता है उनके बीच में वो नहीं बैठ पाएंगे। दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि 2024 में जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसमें कुछ लोग सट के सहयोग कर रहे हैं और कुछ लोग हट के सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो बड़ी फूट हो रही है, ये उसका संकेत है। क्योंकि सटा कौन है? एक मिनट होल्ड करो राघवेंद्र बाबू, सटा कौन है? आप बीजेपी से उसका नाम बताओ पहले। हटके जो कर रहा है वो दिख रहा है, सटा कौन है? 2-3 दिन में ब्रेकिंग आ जाएगा अमिताभ जी, 2-3 दिन में ब्रेकिंग आ जाएगा। कौन सटके कर रहा है, कौन हटके कर रहा है, मदद तो सब कर रहा है। अरे भाई इशारा तो करो। प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लायक है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता कि मोदी जी प्रधानमंत्री न बने। अब इसमें यह है कि एक जो बड़ी फूट होनी थी समाजवादी पार्टी में, उसका एक टेलर है। आप ये कह रहे हो मोदी जी सबके हैं? हाँ बिल्कुल सबके हैं। ठीक, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की राजनीति चल रही है इस समय। विपक्ष में है, विपक्ष कहाँ? आप बताइए। ममता बनर्जी जी के यहाँ जब ये गए तभी ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट आया कि मेरे ऐसा किसी से कोई वास्ता नहीं, मैं अकेले लड़ूंगी। बिहार में जब इनका न्याय यात्रा गया तो नीतीश जी पाला बदल लिए। उत्तर प्रदेश में आने के पहले क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन है वो है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है नहीं। ठीक, राघवेंद्र जी अभी रुकना होगा। आशीष जी, बड़ा गंभीर मसला चल रहा है। आपकी पार्टी पर ये आरोप लगे कि आपकी पार्टी में कुछ लोग हटके मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सटके सपोर्ट कर रहे हैं। अब बताओ, ऐसे में रामपुर में, अलीगढ़ में, बरेली में क्या वोट मांगोगे और क्या मिलेगा वोट? मान लो भी तो मिलेगा कैसे, ये भी सोचो। मुरादाबाद में, रामपुर में, बरेली में कैसे वोट मिलेगा जब ये धारणा जाएगी कि आप मोदी से सटके उधरी बैटिंग कर रहे हो। आलोक वर्मा जी, अभी 1 महीना नहीं हुआ रामलला को विराजे हुए, क्या क्या हो गया, क्या क्या होने जा रहा, क्या स्थिति बन रही भाई बताओ। नहीं, सपा में बगावत हो गई, अब वो भी छोटे पतले आदमी ने नहीं, भारी भरकम वजनदार आदमी मौर्य और सोनेलाल पटेल की बिटिया। हम अगर आज कहें कि पल्लवी पटेल कुछ नहीं, तो सवाल उठेगा कल तक पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के पीडीए का चेहरा थी, महिला स्वाभिमान का चेहरा थी। नावेशी को गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही। वो पोस्टर गर्ल थी सपा की। अखिलेश जी क्लेम करते थे कि हमारी नेता केशव मौर्य को हरा के आई है। क्या वही बता रही है कि आप मदांध हो, मद में अंधे, मदांध का संधि विच्छेद हुआ, मद में अंधे मदांध। बताइए, राम 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 राम। भैया आलोक वर्मा जी को पूजा पाठ करा दिए हो क्या इधर? भाई इब्तिदाई इश्क है, डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बारी बारी से सब खूंटे से निकल रहे हैं। बहुत पहले केशव मौर्य निकल गए, ओम प्रकाश राजभर हमारे पास आ ही गए हैं, जयंत चौधरी का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोल गए आपने सुना ही है, पल्लवी पटेल क्या चाह रही हैं आप समझ ही रहे हैं।
देखिए, सबको हकीकत समझ में आ गई है। अखिलेश यादव जी एक दिन आते हैं, कहते हैं 7 सीट भैया तुम्हारी, कांग्रेस को हम देंगे, कांग्रेस को हम देंगे। नहीं, अरे हुजूर, गठबंधन किया है आपने। गठबंधन का एक धर्म होता है, साथ मिलकर के चलना होता है। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें। और कभी कभी कहना होता है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप कहते हैं क्या? अगर पल्लवी पटेल कहती है कि मदान्ध हैं, तो गलत कहाँ है? आप तो राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं ना साहब। तीन टिकट दिया आपने राज्यसभा का। किसको दिया? आलोक रंजन को। कौन है साहब? अखिलेश यादव जी के करीबी रामजी लाल सुमन को। आप कह रहे हैं दलित चेहरा है। दलित चेहरा कैसा है? 222 करोड़ की संपत्ति घोषित की उन्होंने। दलित चेहरा और 222 करोड़ की संपत्ति आप घोषित करते हैं। इसके पीछे कितनी संपत्ति और कौन इनके पीछे? रामजी लाल सुमन पुराने खिलाड़ी हैं भैया, वो चंद्रशेखर के समय मंत्री रहे, उनमें कई गुण हैं। तो वही रामजी लाल मैं भी कह रहा हूं। राम गोपाल यादव के पीछे कौन है? आप पीडीए करते हैं। कौन है पीडीए साहब? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उस तरीके की राजनीति आज कर रही है, उस तरीके की सियासत आज कर रही है। आज हम पूरी तरीके से गंभीर हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस देश को बदलना होगा, इस प्रदेश को बदलना होगा, तो आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा। आप ये नहीं देखेंगे कि कौन अगड़ा है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन कुर्मी है। सबको साथ लेना पड़ेगा, सबके चेहरे को आपको जगह देनी पड़ेगी, तब लोग आपके साथ चलेंगे। 2014 में इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में हमने शानदार प्रदर्शन किया है अमिताभ भाई, तो उसके पीछे वजह यही है कि आज कोई भी जात उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कोई गया 2022 में, राजभर भाई गए ना समाजवादी पार्टी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य हमको छोड़ करके गए ना 2022 में। जुम्मा 4 दिन हुए हैं, सबको हकीकत पता चल गई है वहां पे। राजा की तरह लोकतंत्र में आप राजा की तरह किसी गद्दी पे बैठ करके आप हुक्म नहीं चला सकते। लोकतंत्र का मायने है कि सबकी बातों को आपको रखना पड़ेगा और सबकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज एक सबसे बड़ी पार्टी हुई है और सब लोग समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे अमिताभ भाई यही वजह है। जी, नविश को मैं 2 बातों पर समझना चाहता हूं। एक, जो आरोप अखिलेश यादव की लीडरशिप पर लगा कि वो मदान्ध हैं, अहम और बहम के शिकार हैं, और दूसरी बात ये कि ये जया बच्चन फैक्टर क्या है। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक जया जी के नाम पर तो 1 वोट नहीं, न इनको टिकट ना दो तो 1 वोट कम नहीं होता, इनको टिकट दे दो तो 1 वोट बढ़ता नहीं। क्या ये मैं समझ नहीं पाया। जया बच्चन की जगह किसी दूसरे को देते तो रायता तो ना पहला घूमता चौराहे पर कि मौर्य अलग मुंह फुलाए घूम रहे, पल्लवी अलग ललकार रही। ये क्या मसला क्या है? जी, मुझे लगता है कि जया जी से अखिलेश जी के बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं, बस यही वजह होगी। और पार्टी में जिस तरीके से फैसले होते हैं, वो पार्टी के जो एक फोरम होता है, जो एक कोरम होता है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको लग रहा है हमारे निजी रिश्ते हैं उनसे, रंजन जी से उनके निजी रिश्ते हैं। बाकी पार्टी और उसकी पॉलिसी और पीडीए जाए साइड में, उनको यही लग रहा है। और वो सारी चीजें इतने नाजुक वक्त में, जब बहुत बड़ी चुनौती है, वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों से वो राय नहीं ले रहे हैं और इस तरीके से नाराजगी हो रही है। द्विवेदी जी की एक बात मैं उस बात से सहमत हूं कि पूरे देश में यही लग रहा है कि विपक्षी खेमे के लोग भी यही चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं, जो कलह हो रहे हैं, जो शगुफे आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो ममता जी का। अच्छा नावेद भाई, मतलब आप ये कह रहे हो कि सब, एक मिनट नावेद बाबू, आप ये कह रहे हो कि मतलब इसका अर्थ है कि सब लोग मिलके ये गा रहे मोदी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसा कुछ माहौल बन रहा है? विपक्ष के लोग चाह रहे हैं। हाँ, विपक्ष सत्ता पक्ष के तो चाहेंगे, जाहिर बात है। ये विपक्ष के लोग, जी, विपक्ष का एक बयान, ये मंशा जाहिर कर रहा है। कोई खुल के कह रहा है, भाजपा खुल के कह रहे हैं कि मोदी जी को लाना है, अंगना सजाना है, लेकिन विपक्ष के नेता भी अपने बयानों से दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे रहे हैं। और हर पार्टी के हर बड़े नेता का बयान
इसको जस्टिफाई करता है। अखिलेश यादव कि वो बयान के जयंत चौधरी के ऊपर अपने वो कैंडिडेट थोपे दे रहे थे, ये जाहिर है कि वो चाहते थे कि जयंत नाराज होकर चले जाएं, क्योंकि कई साल तक उनको सजो के उन्होंने रखा था। बड़ी अजीब बात लग रही थी कि रालोद और जयंत जी भी जा नहीं रहे भाजपा के ऑफर के साथ, तो अखिलेश जी ने सोचा कि उनको इस तरह नाराज कर दिया जाए। लेकिन नावेश को, एक मिनट नावेश को, लेकिन रामगोपाल यादव अभी कह रहे थे कि कौन जयंत कौन आरएलडी। नहीं, देखिए रामगोपाल तो सबसे ज्यादा मोदी जी के चहीते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को के सर पे ताज पहनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स कहते हैं। और ये जितने भी भाजपाई लोग हैं वो रामगोपाल जी के इस तरह के फैसलों को बड़ा पसंद करते हैं। और समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है कि रामगोपाल जी का कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन है। ये आरोप लगते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं एक चीज, क्योंकि आज जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हो उस पर हालांकि ये सवाल बनता नहीं, मैं चाहता हूं कि आलोक जी से ये कहा जाए, हालांकि ऐसा कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक बड़ा नेता अगर खाली होता है, किसी पार्टी से अलग होता है, तो कुछ गंगा जल, कुछ नहलाने धुलाने की तैयारी चल रही है। क्या ये राम जी का और हिंदुत्व का अपमान करने वाले जो है मौर्य जी के बारे में कुछ विचार आलोक जी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास गंगा जल तो है ही है, नहलाने धुलाने के लिए वॉशिंग पाउडर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, क्योंकि एक बड़ा एक पिछड़ों का नेता है। ठीक है नावेश बाबू, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देखो भाई, मैं नावेश शिको की इस बात से सहमत हूं। आलोक जी आपके पास बाद में आऊंगा, पहले आशीष जी के पास चलूंगा, लेकिन बात उन्होंने ठीक पूछी। हमारे यहां विधान में, नावेश शिको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गौ हत्या का प्रायश्चित भी है, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी है। तो मौर्य ने क्या बोला, थोड़ी ऐसा तो ठीक है क्या, नहला धुला के फिर ठीक है, अगर कुछ मान लो काम आ सकता है तो ठीक है। ये तो आप जान ही रहे हो, भाजपा की दृष्टि चिड़िया की आंख पर रहती है क्या। इधर कितने लोग खड़े, उधर कौन, रामलाल खड़ा कि श्यामलाल खड़ा, डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर बीजेपी। उनको पता है 24 में 400 पार। अगर मौर्य के आने से राई रत्ती कुछ भी फर्क पड़ रहा है तो मौर्य को भी नेला धुला शामिल करो बारात में। आप एक बात बताइए, नरेश अग्रवाल को जब भाजपा ने अपने यहां शामिल किया था, उसके बाद से नरेश अग्रवाल ने चौड़ा होकर चलना बंद कर दिया था कि नहीं, कर दिया कि नहीं बताइए? शांति व्यवस्था धारण कर ली कि नहीं? अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे कि नहीं? है ना? तो भाजपा के पास केवल वॉशिंग मशीन नहीं है, उनके पास वो इंजेक्शन भी है वैक्सीन का कि आदमी अनुशासन में रहे। वो अपने यहां लेते हैं तो एक वैक्सीन लगा देते हैं। नरेश अग्रवाल ने जो कविता राज्यसभा में सुनाई थी, जब वो सपा के माननीय सांसद थे, ठर्रा में हनुमान है, उसके बाद कभी गाए क्या? नहीं ना। अखिलेश जी की पार्टी में वो ये गा सकते थे, भाजपा में नहीं गा सकते ना, यही फर्क है। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी, मामला गंभीर होता जा रहा है, मामला संगीन होता जा रहा है। आप अखिलेश जी ने सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए थे, उस टोकरी के ऊपर एक वो लगा दिया था चिप्पा, उस पर लिख दिया था पीडीए। क्या उन्हें सब मुद्दे कैंसिल कर दिए, बोले एक ही मुद्दा, हमारा नारा एक ही नारा, पीडीए। क्या ये दोनों पिछड़े लीडर पल्लवी और स्वामी मौर्य अखिलेश यादव के इसी नैरेटिव को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। और अगर ये नैरेटिव ध्वस्त हो गया तो चुनाव तो बगल में खड़ा, नया तो नैरेटिव बनने से भी रहा नहीं। हालांकि शालिग्राम की पूजा हो रही है, लेकिन अब शालिग्राम की पूजा से तो नैरेटिव नहीं हो सकता। जब वो राम मंदिर बनवा दिए तब इटावा मंदिर से कंपटीशन तो नहीं होता। पीडीए और हाथ से जा रहा है। आशीष जी देखिए, जो पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया वो एक उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी है, तो बगावत नहीं कहूंगा, मैं समझता हूँ उसमें ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो शीर्ष नेतृत्व किसी को कुछ भी बनाता है तो उससे सहमत हो, तो उसको ये भी एक देखने का तरीका है कि हाँ भाई, उतनी आजादी है आपको कि आप अपनी राय एक सार्वजनिक पटल पर रख सकें।
ये आज़ादी भी है आपको, और आप कह सकें अपनी बात। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में हाँ ही मिलाएं। इतनी स्वतंत्रता अगर है तो ये भी एक अच्छा नहीं, लेकिन आशीष जी फिर मदांध तो नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब तो नहीं मदांध बोलो। हाँ, ये थोड़ा सा, और बोलो अहम और बहम का शिकार है लीडर। ये तो लोकतंत्र में नहीं आता है ना, ये तो जूतम पजार तंत्र में आता है। ये थोड़ा सा लाइन को क्रॉस किया है। इतना इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। एक मर्यादा अपनी भी बना के रखना चाहिए, जो बहुत कम लोग बना के रख पाते हैं। एक मर्यादा रहनी चाहिए। आप विरोध कह सकते हैं, आप सहमत ना हो सकता है नहीं आशीष जी, मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। पल्लवी ने कहा सपा में पीडीए की हकमारी हो रही है, मैं उस हकमारी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। पीडीए की हकमारी कर रहे हैं अखिलेश यादव। अगर ये नैरेटिव लेके पल्लवी जैसे लोग चलेंगे जिनके पिता का नाम सोनेलाल पटेल है, क्या तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर तो। आशीष जी, उनसे बातचीत की जाएगी, और मैं समझता हूँ जो भी उनकी असहमति किसी चीज पे है वो भी बातचीत के जरिए दूर कर ली जाएगी। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने कहा है उनसे बातचीत करके उसको सुलझा लिया जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि वो कोई बगावत करेंगी, कहीं चली जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कई लोग हैं, मैंने जैसे कहा कि हाँ, जया बच्चन जी का आपने जिक्र किया और बहुत सही बात है। मेरे मन में भी आया था जब मैंने सुना कि हम बार बार उनको भेज रहे हैं, तो उससे पार्टी को या पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो लोग कहते हैं इनको क्यों भेज दिया, इनसे क्या फायदा होने वाला है हमें। तो कहीं ना कहीं ये बात लाजमी है। तो वही बात वो भी कह रही हैं, उन्होंने उससे कुछ और चीजें आगे बढ़ के कह दी हैं। तो ऐसे बहुत से फैसले होते हैं जिसपे पार्टी के अंदर भी लोग सहमत नहीं होते हैं। जी ठीक। आशीष बाबू, फैसलों से सहमत ना होना अलग बात है। अखिलेश जी के घर जाइए, वहां बैठ के चाय पीजिए, असहमति जताइए, लेकिन मदांध ANI के माइक पर मदांध बोलो फिर कोई लोकतंत्र है, तो ऐसा लोकतंत्र आपको मुबारक। फिर फिर ऐसा लोकतंत्र मुबारक। ये चुनाव में लोकतंत्र भारी पड़ेगा। राघवेंद्र बाबू जी, समाजवादी पार्टी या इंडिविजुअली अखिलेश जी ने सारा अपनी ऊर्जा एक नारे में लगा दी थी, वो था पीडीए। क्या वो इंडिया की भी चर्चा नहीं करते? वो कहते थे पीडीए जी लड़ेगा, पीडीए जीतेगा, पीडीए दिस, पीडीए दैट। मौर्य और पल्लवी उसी पीडीए की हवा निकाल रहे हैं, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा में पीडीए नहीं चल रहा है, यहां तो बच्चन रंजन चल रहा है। क्या इससे जो अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट करने में मेहनत लगाई थी, उस नैरेटिव को नुकसान होता दिख रहा है समाजवादी पार्टी के? अमिताभ जी, अब मुझे पता नहीं है कि अखिलेश जी का कौन राजनीतिक सलाहकार है। मैं एक बात तो थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। 22 जनवरी को जब परशुराम के मंदिर में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, उसके बाद परशुराम ने अखिलेश जी को 2 बार मौका दिया। पहली बार कि जब 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में लगभग सारे विधायक जब प्रभु राम के चरणों में गए सुख समृद्धि की कामना करने, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को उस समय अपने विधायकों के साथ उसी अयोध्या में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो 5 एकड़ की मस्जिद की भूमि आवंटित हुई है, वहां जाके सौदा करना चाहिए। उससे यह होता है जो पीडीए में ए है वो ए मजबूत होता है और कहता है कि अखिलेश जी हमारे लिए तत्पर है, समर्पित है। दूसरी बात ये कि संजोग देखिए कि 3 सीट और 3 सब पीडीए और राज्यसभा की भी 3 सीट, तो इनको पीडीए के हिसाब से 3 लोगों को भेजना चाहिए था। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि देखने लगे, मित्रता देखने लगे और रुपया देखने लगे। तो मुझे लगता है कि इनका पीडीए केवल एक बेईमानी है, छलावा है, जैसा कि पटेल जी कह रही हैं, और समाजवादी पार्टी में जो फूट है, बड़ा फूट, उसका एक टेलर है। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि 45 से 111, 125 तक मैंने पहुंचाया। अभी आशीष जी को भी मैं सुन रहा था, इन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहा कि वो भी कहते हैं। आशीष जी, आप इटावा, मैनपुरी, सैफई, उसके अगल बगल जो भी जिले हैं, आप पता कर लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी के कितने सिंबल के प्रत्याशी उधर से जीत गया है। और मैं आपको ये भी दावा के साथ बताता हूं, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे कठिन नगर हो गई थी 2022 के चुनाव में। योगी जी का भी गढ़ है और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। उसके बावजूद जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किए थे, आप देख लीजिए सफाया है, कई जिलों में बीजेपी की खाता नहीं खुली। इसमें श्रेय अखिलेश यादव जी का नहीं है, न स्वामी प्रसाद मौर्य का है, सारा श्रेय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश राजभर को जाता है।
और इसका जो परिणाम है, अभी आप जब लोकसभा के चुनाव में चंद दिन बचे हैं, इसका जब परिणाम आ जाएगा कि यूपी से सपा साफ, जब समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी हो जाएगा, और मैं नहीं कह रहा हूं, आपके अपने लोग करेंगे। अभी तो ये मैं बार बार कर रहा हूं, अभी तो ये टेलर है, जब फिल्म आएगा तो जो ये अभी अमिताभ जी आप कह रहे थे ना कि एक टोकरी में अंडे रख के और चिप्पी लगा दिए, अंडे सब आपस में फूट जाएंगे और उसमें चूचू निकल के ये इन्हीं को चूचू करने लगेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी, अरे रुकना होगा। आलोक जी के पास आओ, उससे पहले एक बार राघवेंद्र ने चूजे की बात कर दी, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, शायद नावेद को याद हो। मुलायम सिंह जी के एक शिष्य थे तोताराम, आशीष चतुर्वेदी को नहीं याद होगा, वो थोड़ा इलीट सेना में रहे, जो खाटी सपाई है एटा इटावा मैनपुरी, वो जानता है तोताराम को। उनने एक महिला कार्यकर्ता से कहा टेलीफोन पे, उनने कहा बाबूजी प्रणाम, बोले खुश रहो, बोले तुम आई नहीं, बोले आएंगे, बोले अब की चूजे लाना, तो उन्होंने कहा चूजे मतलब, तो बोले चूजे, बोले समझी नहीं, अरे बोले कम उम्र वाली लड़की हैं वो चूजे। आशीष जी, उस पर मुझे याद है मैंने एक शो किया था, ये चूजा चूजा क्या है, नवैश्य को राघवेंद्र जी ने चूजा याद किया तो मुझे वो तोताराम याद आ गए। क्या बड़े बड़े लीलाधर हुए भाई, क्या कहो बताओ, चूजा मंत्री हो गए, वो मंत्री रहे, चौबे जी वो मंत्री थे मुलायम सिंह के समय में, वो चूजा मांग रहे थे। आलोक जी, क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? अचानक से कुछ लोग समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौर्य और पल्लवी के पीछे भारतीय जनता पार्टी बिहाइंड द कर्टन रिमोट ऑपरेट कर रही है। पल्लवी पटेल से जब ये पूछा हमारे सहयोगी ने कि आप पर ऐसा भी आरोप लग रहा है, तो उन्होंने कहा भाई साबित कर दो। पूछा कि आप योगी जी से मिलती, बोले हाँ योगी जी से तो मिलेंगे ही, वो मुख्यमंत्री है हमारे, इसमें क्या बुराई है। और बोले नहीं तो सूत्र मत बताइए, नाम लेके बता दीजिए कौन साजिश कर रहा है बीजेपी की तरफ से। पल्लवी पटेल ने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी भी पर्दे के पीछे, क्योंकि स्वाभाविक है जब विरोधी मुश्किल में हो तो दूसरा उसके सिर पर दो कंकड़ और फेंकता। बोले ठीक है। आलोक जी, भाई कोई साजिश करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक शेर कहते हैं ना कि हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया जी। कभी हम जनसंघ थे, फिर जनता पार्टी में खुल गए, नहीं मामला बना तो भारतीय जनता पार्टी बन गए, 2 सीटों से शुरू किया, आज एक लंबा सिलसिला चला है, एक बड़ा काफिला बन गया है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की सोच, हमारी विचारधारा रास आती है, वो हमारे साथ आता है, हमारे साथ जुड़ता है। और अगर हमें लगता है, हमारे रणनीतिकारों को लगता है, हमारे नेताओं को लगता है कि उसको जोड़ना देश के हित के लिए ठीक रहेगा, तो हमारे साथ जुड़ता है। और अगर हम गठबंधन भी करते हैं, हम एनडीए की बात करते हैं, तो जो लोग हमारे साथी हैं उनके साथ मिलकर के हम आगे चलते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखो भाई आलोक जी, आपकी मेच्योरिटी की तो मैं दाद देता हूं। 24 घंटे में डील क्रैक की, 24 घंटे में राज्यसभा बना दिया। कोई दूसरा कर सकता है ऐसा? महाराष्ट्र 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए अशोक चव्हाण को राज्यसभा जाओ। अब दूसरे जो लोग मनवाएंगे वो गदगद नहीं हो जाएंगे, वो सब कहेंगे चलो भाजपा की ओर भैया। वो अमिताभ भाई, आपको लग रहा होगा कि 24 घंटे की बात है। अगर किसी की बात हमारी पार्टी के साथ चल रही है, कोई हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है और उसको निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा नहीं है कि कोई भी शामिल होना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पड़ता है, हमारा हिस्सा बन जाता है।
हमारी अपनी एक टीम है, वो सर्च करती है, देखती है, इसका अपना विचार क्या है, क्या केवल सत्ता लोभ के लिए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रही है, क्या कि उसके पास अपना कोई विजन है। ऐसे लोगों का स्वागत होता है, उनको साथ लेकर के चलते हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ आए, राजभर जी हमारे साथ आए, उनके प्रवक्ता हमारे साथ आज बैठे हैं। 2022 से पहले तो हमको छोड़ के चले गए थे ना, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पता चला कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ कितना मान है, वहाँ कितना अपमान है। तो ये देखिए भारतीय राजनीति की आज की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर पूरा देश शामिल हो रहा है, विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने INDIA गठबंधन जो लेकर के आगे बढ़े थे, जो काफिला लेकर के आगे बढ़े थे, वो हमारे साथ आके खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी किस तरीके की बातें करते हैं, राहुल गांधी से क्या क्या साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भैया आपकी जरूरत हमको नहीं है। पंजाब में दिल्ली से भी उसी तरीके की आवाज आ रही है और पंजाब से भी उसी तरीके की आवाज आ रही है कि भैया आप कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन उस तरीके का नहीं है, वो अपने लड़े, हम अपना लड़े, सीट बीट नहीं देंगे, यहाँ हम हैं तो हम ही हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में अपने मन की मर्जी चला रहे हैं। तो भैया किस तरीके का गठबंधन, किस तरीके से आप जोड़ने की बात लोगों से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो हम तो सम्मान देते हैं ना, द्विवेदी जी कह सकते हैं कि पूरा सम्मान देते हैं। जी आशीष चतुर्वेदी जी, ये बात तो देखिए, मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा के बेटे शिंदे गुट वाली शिवसेना में आए, आज राज्यसभा उनकी भी क्लियर हो गई। अशोक चौहान 24 घंटे में राज्यसभा हो गए। जिन्होंने अपनी जेब का पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया गठबंधन में, वो नीतीश काका भी इधर ही आ गए। तो कोई बात तो होगी मित्र, नहीं सारी नदियां समुद्र की ओर ही भागती हैं। कोई नदी आपने समुद्र से उल्टी जाते देखी क्या? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो हो गई है? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अभी सत्ता में है और जिस तरीके से वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, सही और गलत दोनों का इस्तेमाल करते हुए, और जिस तरीके से विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, मैं स्वयं विपक्ष के जो तरीके हैं उससे सहमत नहीं हूँ चुनाव लड़ने के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो। मैं खुद ही सहमत नहीं हूँ उनके जो तरीके हैं, जिस तरीके से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से एक विजन लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है और मिल रहा है। तो ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, एक स्वाभाविक सी बात दिख रही है कि जब विपक्ष अपनी मजबूती को छोड़ करके गलत मुद्दों पे जाएगा, जो सही मुद्दे हैं उनको सही तरीके से नहीं उठाएगा, तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चले जाएंगे। आशीष जी, एक मसला बड़ा गंभीर है, वो ये कि ये जो बात राघवेंद्र ने कही ना, ये बात राघवेंद्र जी ने कही इसलिए महत्वपूर्ण नहीं, ये बात जनता के बीच में है, हाट बाजार चौराहों पर। क्या आप नाम लो, केजरीवाल जी का नाम लो, सामान्य जनता के बीच में क्या आदमी मुस्कुरा देगा, कहेगा भैया वो भी इधर ही खेल रहे हैं। किधर खेल रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता ही बोलती है। क्या बोले, देख नहीं रहे दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस को कैसा रफ्तार मार रहे हैं। क्या फिर आप कहोगे हम गठबंधन में भी हैं। क्या ममता जी का नाम लो, जो भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाली जनता है, उसके सामने आप ममता जी का नाम लो, आलोक जी जान के खुश होंगे वो मुस्कुरा देता है स्नेह के साथ। हाँ, कहता ममता जी भी ठीक कर रही हैं। क्या अगर भाजपा को लग रहा है ममता जी ठीक कर रही हैं, इसका मतलब कुछ गंभीर मसला है फिर तो नावश्यक को नहीं। बिल्कुल। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार आज घोषित हुए। नवीन बाबू ने चिट्ठी जारी कर दी बीजेडी के चेयरमैन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कि हमारी पार्टी अश्विनी वैष्णव को सपोर्ट करेगी राज्यसभा में। ये क्या हो रहा है? सारी नदियां समुद्र में जा रही है नावेशी को।
सर अब कुछ बचा ही नहीं है। आपने जो एक बात कह दी है, ये पूरी डिबेट इस लाइन के ऊपर ही है कि समुद्र की तरफ नदी जा रही है। दूसरी बात, अब इसलिए भी कुछ आज बहस में नहीं बचा है क्योंकि आशीष चतुर्वेदी जी ने साफ तौर से कह दिया है कि विपक्ष लड़ ही नहीं पा रहा है, उसके मुद्दे ही नहीं है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूत कर रहा है। अब क्या बचा है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है कि जो हम लोग को चर्चा करना चाहिए थी कि एक साल से, देखिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आस्था पर आधारित पार्टी है और बड़े पुण्य के काम भी वो करती है। एक पुण्य का काम चल रहा था, हम लोगों ने कभी इस पर चर्चा नहीं की, खबर नहीं छपी, लेकिन दो बहनों को के बीच में मतभेदों को मिटाने की कोशिश एक साल से चल रही थी। दो बहनों के बीच जो मालूम है, जो पटेल परिवार में बिखराव था, उसको एक करने के लिए लगातार ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा था। और पल्लवी जी 6 महीने से, साल भर से अखिलेश जी का मुंह नहीं देखा था, समाजवादी पार्टी में उन्होंने कदम नहीं रखा था, और ये बहुत पहले से ये पुण्य का काम चल रहा था। और अब परिवार एक हो जाएगा, इसमें कोई ताजुब नहीं है। और परिवार का एक हो जाना ठीक भी है। शिवपाल जी भी अखिलेश जी के साथ जब आए तो सामाजिक तौर से हम लोग सब खुश हुए थे। परिवार में राजनीति के होते टूट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये पुण्य का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, और पल्लवी जी के लिए भी एक समुंदर उनको मिल गया है, क्योंकि समुंदर की चाह हर नदी चाहती भी है और हर नदी समुंदर की तरफ जाती है। ये बहुत अच्छा आपका संवाद है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि एक वंश है, राजनीतिक वंश है, जिसके जो सबसे बड़े चेहरा है वो नीतीश जी है। यानी कोई कभी भी बदल सकता है, ये तय हो गया है। किसी के भी पाप धुल सकते हैं, ये तय हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि उसी वंश के हैं मौर्य जी। मौर्य जी भी नीतीश जी के ही राजनीतिक वंश के हैं। राजनीतिक वंश मतलब जो बार बार पलटे और पलट के अपना नया चेहरा, एक नया मुखौटा लगा दे और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसे नीतीश जी को एक्सेप्ट कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कल तक भाजपा को गाली दे रहे थे तमाम। इस तरीके से अभी हो सकता है कि एक नया बयान आए और एक भगवा लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए और क्या अखिलेश यादव मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मेरे पर दबाव बना रहे थे, मुझे बंधक बना रहे थे और मुझे जबरदस्ती हिंदू विरोधी बयान दिलवा रहे थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जब समाजवादी पार्टी को नुकसान होने लगा तो मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। मैं पिछड़ा हूं, मैं कहां जाऊं? और उसके बाद में वो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका रिश्ता कायम हो जाए। इसमें कोई ताजुब नहीं है। तो कुछ भी राजनीति में हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समुद्र जो है वो गहरा होता जा रहा है और नदियां जो है वो समुद्र में मिलती जा रही। किसी नदी को, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, वो आज की राजनीति पर पूरा अक्षरशः लागू, किसी नदी को समुद्र का पता नहीं पूछना पड़ता है, ना गूगल से देखती है। नदी है तो उसे पता है समुद्र कहां है। तो जो भी भारत में राजनीतिक नदियां हैं, व्यक्ति या पार्टियां, उन सबको पता समुद्र कहां है। कोई सीधे चल रहा है, कोई पर्दे के पीछे चल रहा है। जो बात कौन अभी शायद राघवेंद्र जी कह रहे थे, सटा के और हटा के। आशीष जी, आपको नहीं लगता कि नीतीश ने, ये अरविंद केजरीवाल जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी, इनके 3 के नाम आप इटावा में, एटा में, फरुखाबाद में, जलालाबाद में, भोगांव में, मैनपुरी में, पटरौना में, कुशीनगर में, अंबेडकर नगर में, तहसील में, हाट में, बाजार में ले, आदमी मुस्कुरा के कह रहे भैया ये भी खेल खिला रहे हैं सब इधर ही हैं, इधर ही। इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसी धारणा क्यों बनी? देखिए, केजरीवाल के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के 2 जो नेता हैं उनको जो है ना जनता बड़ी समझदार है, हमसे आपसे ज्यादा समझदार है। वो 10 उदाहरण देती है, वो ये भी बताती है कि ये दोनों बंद क्यों हैं, तीनों। वो तो है, लेकिन अगर जैसे आप ममता बनर्जी की बात करें तो जैसे जब लोग कहते हैं विपक्ष में कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल हो रहा है, ये ठीक नहीं है, तो लोग उदाहरण देते हैं कि ममता बनर्जी भी तो हैं, वो भी तो उसी ईडी, उसी सीबीआई, उसी वगैरह 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 से लड़ती हैं। तो वो जब हरा सकती हैं तो यहाँ या कहीं और जो विपक्ष है वो क्यों नहीं हरा पाता है? ये सवाल उठता है कई बार। अगर वो हरा सकती हैं तो यहाँ भी हरा सकते हैं, बशर्ते आप उतनी मजबूती से उन चीजों से, आप जनता के मुद्दों से उस तरीके से लड़ेंगे तो आप हरा देंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी भी तो, चाहे कांग्रेस हो भाजपा, दोनों को ही तो पंजाब में उसने सुपड़ा साफ कर रखा है उनका। दिल्ली के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को ही उसने 3 विधायकों तक धकेल दिया। जहां मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा के 3 विधायक जिता पाई थी।
ये भी एक सच्चाई है। तो जो लड़ना चाहता है, जो सही तरीके से लड़ेगा, वो हरा सकता है। बशर्ते वही है कि वो सही तरीके से लड़े। सवाल बस इतना है। जी आलोक वर्मा जी, बड़ी भाई आपकी भाजपा की पत्री में बड़े विकट ग्रह बैठे होंगे इस वक्त, जब विपक्ष के लोग ये मानने लगे युद्ध से पहले कि भाई हमारे यहां तो लड़ाई नहीं जा रहा, हम क्या करें। क्या तो जो दो चार आदमी सहयोग की मन भी बनाते वो भी पीछे हट जाते कि छोड़ो यार, जब वही नहीं लड़ना चाहते तो हम काहे को करें। नहीं आलोक जी। अमिताभ भाई, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मोदी जी ने जो वादा किया देश से, उसे पूरा किया। बहुत सारे मसले ऐसे थे जो देश कभी ख्वाब नहीं देख सकता था कि वो हकीकत से बदलेंगे। क्या कोई मान सकता था कि जम्मू कश्मीर का मामला तकरीबन सुलझ सकता है? क्या कोई मान सकता था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सकता है? क्या कोई समझ सकता था, मान सकता था कि 33% आरक्षण महिलाओं को इस देश में मिलेगा? क्या कोई ये मान सकता था कि मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसको आप कहते थे कि केवल हिंदुत्व की बात करती है, वो भी उठाएगी? तो आज हम एक ऐसी पार्टी में कन्वर्ट हो चुके हैं जो पहले राष्ट्र के बारे में सोचता है, पहले देश के बारे में सोचता है। और सबसे बड़ी बात, जो ये बात बड़े दावे के साथ और केवल कहता नहीं है, जैसे अखिलेश यादव जी केवल पीडीए कहते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो किसको देते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आलोक रंजन जी कौन से पीडीए से हैं भाई, कौन बताएगा? जया बच्चन को 5 बार आपने टिकट दे दिया, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? रामजी लाल सुमन के अलावा कोई और सुमन आपको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, पूरे देश में नहीं मिला? तो ये सवाल तो देखिए, अब आप बरगला नहीं कर सकते। जाट जमात की सियासत अब बहुत आगे तक इस तरीके से नहीं बढ़ेगी कि दो लोगों का चेहरा आप खड़ा करें और पूरी की पूरी आबादी इसको अपने तरीके से ले ले, अपने चेहरे के तौर पे ले ले। रामजी लाल सुमन को दलित अपने चेहरे के तौर पे नहीं लेते। उत्तर प्रदेश में दलित ऐसे नहीं है जिनके पास 222 करोड़ ऐसी संपदा है कि जिसको केवल वो दिखा सकते हैं। हजारों करोड़ की संपदा वाले नेताओं को दलित अपना नेता नहीं मानता, पिछड़ा अपना नेता नहीं मानता। वंचित मतलब वंचित है, जो सारे अधिकारों से वंचित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही है। जो कल तक सब्जी बेचते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी टिकट दिया है, उनको भी टिकट दिया है। तो ये जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में आया है, इसी वजह से आज पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बड़े बड़े नेताओं को लगता है कि उनके पास अब कोई मुकाम नहीं रह गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चलना पड़ेगा। जी नावेश को मैं राज्यसभा की लिस्ट देख रहा था, जो बात आलोक जी कह रहे थे, गुजरात के से आने वाले 2 केंद्रीय मंत्री, उनको राज्यसभा की टिकट डिनाई कर दी गई, रिपीट नहीं की गई। केंद्र में मंत्री हैं और मनसुख मांडविया अच्छे मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हेल्थ में, टिकट नहीं दी। लोकसभा लड़िए, जीत कर आइए। मध्य प्रदेश में अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, एक बाबा उमेश नाथ करके हैं, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं, वो वाल्मीकि समाज से हैं, नावेद को सन्यासी हैं, भगवा पहनते, वाल्मीकि समाज के हैं। उनको राज्यसभा की टिकट दे दी। क्या जब टिकट मिल गई तो लोग जान पाए कौन है ये बाबा, दे दी टिकट। और आप जया बच्चन तक ही कन्फाइंड रहेंगे, आलोक रंजन तक कन्फाइंड रहेंगे, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी नावेशी को? नहीं सर, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेन चीज ये, समुद्र इसीलिए बना जाता है, समुद्र के पास संतुलन होता है, समुद्र के पास में रणनीति होती है, समुद्र के पास गहराई होती है, समुद्र के पास गति होती है और समुद्र के पास में दिशाएं होती हैं, इसीलिए समुद्र बनता है। ये संतुलन, जैसे भारत रत्न कि आडवाणी जी को दे दिया था, उसके बाद में देखा कि हमारा पूरे देश के समाज किसको हम खुश कर सकते हैं, किसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। इस तरीके से हर फैसला, चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो सभासदी का टिकट हो, ये सारे फैसले ही तो समुद्र बनाते हैं और यही तो ताकत देते हैं। और आज जो हम लोग कह रहे हैं कि समुद्र के पीछे नदियां जाएंगी, स्वाभाविक है, ये भौगोलिक सच्चाई है। तो बात सिर्फ नदियां ही नहीं जा रही हैं। आपकी इस डिबेट की विंडो में कैप्शन लगा है एक खिड़की में, मेजर साहब का समाजवादी पार्टी के साथ
झीलें भी समुद्र की तरफ देख रही हैं, क्योंकि आज की डिबेट में चतुर्वेदी जी का बयान, उनकी मायूसी, उनकी उदासीनता, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कोफ्त जो है वो ये बता रही है कि कई झीलें भी हैं, वर्कर्स भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो भी समुद्र की तरफ बहुत ही मोहब्बत की निगाहों से वैलेंटाइन दिन के दिन देख रहे हैं। हमें कब ये दिशा मिल जाए। बात नदियों की नहीं है, बात एक एक बूंद कतरे की है जो समुद्र में मिल जाना चाहता है। और इस बात की दलील आज की डिबेट है। आप एक बार अपनी डिबेट देखिएगा और आशीष चतुर्वेदी जी का वक्तव्य देखिएगा, आपको नहीं लगेगा कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कतरे को समंदर करने की कला आनी चाहिए। कुछ लोग समंदर को कतरा कर देते हैं, कतरा भी कर देते हैं और कचरा भी कर देते हैं। मुलायम सिंह जी के समय में 17 के चुनाव का परिणाम आया, आशीष बाबू, मुलायम सिंह जी बहुत नाराज, नहीं 14 का हाँ, वो बहुत नाराज थे। सरकार थी, नवेद बाबू, उन्होंने कहा समीक्षा की बैठक बुलाओ, मैं खुद रहूंगा। क्या? अब सबने अपनी अपनी जान बचाने के लिए फार्मूला बताना शुरू किया कि ये चल गया, वो चल गया, मोदी आ गए, फलाना आ गया, मंदिर है, कमंडल है, मंडल है, सब वो सुनते रहे। उनने 2 बातें कही, आशीष जी, वो बातें आज तक मुझे एक मंत्री ने बताई थी, आज तक मेरे दिमाग में बैठी, इसीलिए मुलायम सिंह बड़े नेता थे। उन्होंने एक मंत्री को खड़ा किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री थे वो, क्या बोले, तुम्हारे वार्ड से कितना वोट मिला? बोले 3। बोले बताइए, ये मंत्री है? ऐसे लोग मंत्री रहेंगे तो पार्टी हारेगी। बोले बैठ जाओ। फिर उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि हमको ये सब मत समझाओ कि किस लिए हारे। उनने 3 नेताओं के नाम लिए थे, नावेद भाई, बोले नवीन पटनायक, जयललिता और शायद ममता। का इन लोगों ने मोदी का घोड़ा, अश्वमेध रथ का घोड़ा बांध लिया कि नहीं बांध लिया अपने यहां? बोले तुम लोग क्यों नहीं कर पाए? ये कड़वी बात थी लेकिन सच्ची बात थी। आप जनता के बीच रहेंगे तो इंदिरा गांधी के समय में भी कुछ लोग जीतते थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और आज भी ममता बनर्जी हैं, नवीन पटनायक हैं, जगन रेड्डी हैं, कुछ लोग हैं ना, वाईएसआर रेड्डी के पुत्र अरविंद केजरीवाल हैं। विपक्ष को सोचना चाहिए कि आपका इतना क्षरण क्यों हो गया, और आप जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और आपको इच्छा है आपकी कि हम आने वाले 40 दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद जो वोट होगा उसमें इसी नैरेटिव को भुनाएंगे, तो उस नैरेटिव की तो कुपोषित नहीं करो यार। आपने नैरेटिव को उलट दिया, बोले पीडीए पीडीए पीडीए। अब वहां जनता पूछ रही है आलोक रंजन, जय बच्चन पीडीए में काम कब कैसे होंगे फिट? मसला ये नहीं कि आपको कौन पसंद है, हमारा रिश्ता किससे है। पार्टियां व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से ऊपर जाएंगी तभी चलेंगी, तभी चलेंगी। भाजपा में एक चीज देखिएगा, नोटिस करिएगा नावेद जी, आप भी और बाकी लोग भी जिनको राजनीति को समझने में रुचि है, भाजपा में बहुत सारे ऐसे लोग सरवाइव कर रहे हैं राज्यों में भी जिनका उस राज्य के टॉप लीडर से अच्छा नहीं है, फिर भी वो भी चल रहे हैं। क्या ये संतुलन आपके यहां ऐसा नहीं हो सकता? टॉप वाले को नहीं पसंद, वो निकाल बाहर करो इसको और 2 मारो भी इसके, ऐसे तो फिर पार्टी खाली हो जाएगी ना। सब आपको आपके दुलारे हो ये जरूरी नहीं, पार्टी के लिए अगर उपयोगी हैं तो सम्मान के साथ रखे जाने चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीति है और भाजपा से ज्यादा प्रैक्टिकल पार्टी मैंने नहीं देखी। इंदिरा जी के दौर में भी कांग्रेस इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी जितनी आज भाजपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बाल्टी से भी नहीं नहलाना पड़ेगा, चम्मच से जल लेके छिड़क देंगे, हो गए पवित्र, चलो। क्या बोले हाँ नहीं तो पिछड़ों पर अन्याय किया अखिलेश यादव ने, लो
क्या? और एक 4 पन्ने चिट्ठी जारी कर देंगे मौर्य, 10 खरी कोटी सुना देंगे अखिलेश यादव को। क्या बिटिया की भी प्रतिष्ठा बच जाएगी है? वो जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उनको भी सबक मिल जाएगा फरुखाबाद में मुकेश राजपूत से। क्या मौर्य उनके खिलाफ ताल ठोक के जाएंगे प्रचार करने? वो तलाकशुदा दामाद जो है, सब सुलझ जाएगा 1 मिनट में। और मौर्य को राज्यसभा देना ना देना बीजेपी के लिए कोई बड़ी चीज है। कुछ भी बना दे, कहीं भी बना दे, कहीं जाओ आप भी खेलो। लेकिन आपके पास अवसर था। कई बार हम राजनीति में सामाजिक संतुलन भूल जाते हैं। आप अब मंदिर भी नहीं जा रहे अयोध्या में, आप धुन्नीपुर भी नहीं जा रहे, अरे कहीं तो चले जाते। ये रोड़ी बदरपुर ईंट वगैरह लेके धुन्नीपुर ही जाते, कन्नी अन्नी लेके, कहते भाई हम यहीं मस्जिद बनाएंगे। कुछ तो करते। एक टाइम में तो अलीगढ़ और बरेली में ही जय जयकार होता, कुछ तो होता नहीं। भाई हम राम मंदिर नहीं गए, नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो धुन्नीपुर जाओ, कहीं तो जाओ। फिर आपने कहा कि हम पीडीए हैं, फिर अब शालिग्राम पूजा टेलीकास्ट हो रही है। हमको सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इटावा में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा नावेशी को। भाई जब ये शोले बना चुके तो आप सुलगती चट्टान क्यों बना रहे हो फिल्म, टेलीफिल्म? ये शोले बना चुके हैं आलोक वर्मा, आप सुलगती चट्टान नाम की टेलीफिल्म बना रहे हो, कहां चलेगी? ये शोले टेलीकास्ट कर दिए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, भगवान राम विराज रहे हैं, उनका ध्वज पताका फहरा रही है अयोध्या से लेके अबू धाबी तक। अब बताइए आप नैनो टेक्नोलॉजी से लड़ोगे? उस लड़ाई में क्यों उतरे? डॉक्टर ने बताया था, आशीष चतुर्वेदी, उस लड़ाई में आप उतरे क्यों? बोले हम भी मंदिर बनवाएंगे। हैं? अगले के पास तोप है, और हम वो दिवाली पे बच्चों जो पटाखा चलाते हैं ना, जिसमें ऐसे डिब्बी वाले पटाखे होते हैं, वो लेके करे हम मुकाबला करेंगे। कहां करोगे? क्यों उतरे? नहीं कर पाओगे भैया। अयोध्या चले जाते, इतना लफड़ा झपड़ा क्यों किया? नहीं, कॉपी, सारा कॉपी कर रहे हो। शालिग्राम की यात्रा देखिए, जब शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या के लिए आई थी तो इसी अंदाज में आई थी, नावेशिकों का अगर वो विजुअल याद हो तो। क्या आपने उसी को कॉपी करने की कोशिश की? कॉपी से बात नहीं बनती, नया सोचिए, नया लाइए। और मैंने मुलायम सिंह जी के समय पार्टी को देखा एक पत्रकार के नाते। मैं मौर्य जी को भी जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी। मौर्य इतने नासमझ नहीं। अगर उन्होंने परिवार पर गुलेल चलाई है तो सोच समझ के चलाई होगी। मौर्य बौरे नहीं है न लड़के। आशीष बाबू ध्यान रखिएगा, पुराने चावल हैं। वो संगम शरणम गच्छामी रह लिए, वो जय श्री राम कह लिए, वो पीडीए का नारा लगा लिए, वो सब कर लिए। सोच समझ के, क्या पता किसी ने कह दिया हो वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या पता। नावेशिकों गलत नहीं कह रहा। और जो इशारा नावेशिकों ने किया वो इशारा नहीं, वो खबर है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर नेता ने उसमें मध्यस्थता की, दोनों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, कहा भाई सब छोड़िए, ये सब बंद करिए ड्रामा और एक होइए परिवार। सबको लगा कि हमारा हित अब यहीं सुरक्षित होगा। आपने पल्लवी पटेल को आइकॉनिक फेस बना के पेश किया, क्या?
और अगर पल्लवी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप मदान हैं, तो फिर उसका कोई मतलब हो जाता है ना। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, मसला ये है। मैं मान भी लूं कि पल्लवी पटेल ने का ये विषय उन्होंने इसलिए चुन लिया कि उनको ऐसा करना ही था, तो भी पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इतनी दूरी क्यों हुई? जयंत चौधरी और आपके बीच में इतनी दूरी क्यों हुई? जब सब आपको छोड़कर जा रहे हैं तो फिर सबकी गलती नहीं, फिर आप में गलती है। आपको किसने कहा था कि 7 सीट देंगे लेकिन 4 हम आदमी भेजेंगे अपने? क्यों भाई, आप 3 ही देते उनको। भाजपा में 2 में वो हैप्पी, मोर देन हैप्पी है कि नहीं है? लेकिन क्यों इसलिए भी हैप्पी है कि भाजपा 2 जितवा देगी उनको। कांग्रेस के साथ क्या स्थिति है आपकी? ना कांग्रेस को आप पे भरोसा, ना आपको कांग्रेस पे भरोसा, समाजवादी पार्टी को। निचले स्तर पर दोनों ऐसे हैं कार्यकर्ता। नावेद जी, ऊपर में थोड़ा बहुत शर्म लिहाज हो भी सकता है राहुल गांधी और अखिलेश जी में, मान लीजिए, लेकिन नीचे तो धैतेरे की है। क्या करिएगा, कैसे लड़िएगा, ये बड़े प्रश्न हैं। पीडीए की बात अगर आपने की तो पीडीए का मान कम से कम चुनाव तक तो रख लेते क्या? उसके बाद में इनको और कहीं एडजस्ट कर देते, बाद में राज्यसभा आगे भी तो आती कभी, तब कहीं कर देते। जब आपको पता है 40-50 दिन में वोट पड़ना है तो जया बच्चन का फोटो और आलोक रंजन का फोटो लगा के तो पीडीए नहीं चलेगा ना बाबू। इनके फोटो का बिल्ला कौन लगाएगा अपने कुर्ते पे? कोई नहीं लगाएगा। अरे इनसे बड़े नेता तो मौर्य ही है। जब तक आप भारत की राजनीति, भारत के समाज की इन वास्तविकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप ऐसे ही समय समय पर बैक टू स्क्वायर वन होते रहेंगे। जितना आगे चलेंगे उतना पीछे चले जाएंगे। आपने एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, नैरेटिव पीडीए, 2 पिछड़े वर्ग के 2 बड़े चेहरों ने, पल्लवी खुद भी केशव मौर्य को हरा के आई और दूसरा वो बड़े परिवार की बेटी है, सोनेलाल पटेल की बेटी है ना। इस नाते और स्वामी मौर्य, अगर 2 लोगों ने आपके पीडीए की निष्ठा के प्रति सवाल उठा दिया सार्वजनिक तौर पर, तो मानकर चलिए आपके पीडीए के नैरेटिव को डेंट लग गया है। धन्यवाद।